अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। आज मैं स्कूल से घर वापस आई तो अम्मी मुझे मामूल से ज़्यादा परेशान और उलझी हुई नज़र आई थी। अम्मी से मैंने इनकी परेशानी की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि तुम पहले खाना खा लो, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। अम्मी का अंदाज देखकर मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा अहम बात है जो अम्मी मुझसे छुपा रही हैं, और यकीनन बात थी भी परेशानी वाली। ये सोचकर ही मेरा खाना खाता हुआ हाथ रुक गया था। मेरी जैसे भूख ही मर गई थी। अम्मी ने मुझे यूं खाना जहर मार करते हुए देखा तो कहने लगी कि खाना तो अच्छे से खा लो। एक तो सारा दिन स्कूल में अपने आप को थकाती हो, खाना भी तुम ठीक से नहीं खाती। तब मैंने अम्मी को कहा कि बस मेरा पेट भर गया है और मुझे अब आप बताएं कि क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है। फिर जो खबर अम्मी ने मुझे सुनाई, इसे सुनकर मैं खुद भी परेशान हो गई थी। अहमद अंकल ने हमें ये मकान खाली करने का कह दिया था। उनका कहना था कि 1 महीने के बाद हम ये मकान खाली कर दें और अपना कोई और बंदोबस्त कर लें। ये सुनकर मैं परेशान हो गई थी। इस मकान में हम पिछले 2 साल से रह रहे थे। वक्त पर ही किराया अदा करते थे। अहमद अंकल बहुत अच्छे थे और उन्होंने कभी किसी मामले में हम लोगों को तंग नहीं किया था और ना ही कभी कोई तकलीफ होने दी थी। घर का जो भी छोटा मोटा काम होता था वो एक बार कहने पर ही करवा दिया करते थे। और अब जब मैंने ये बात सुनी तो परेशान हो गई कि आजकल मुनासिब मकान किराए पर मिलना आसान काम नहीं था, और ऊपर से मालिक मकान के भी नखरे आसमान को छू रहे होते थे। ऐसे में तरह तरह के वाकयात सुनकर दिमाग भी हौलने लगा था। हम अकेली 2 औरतें, हम कहाँ जाती। मैंने अम्मी से कहा कि मैं अहमद अंकल से खुद बात कर लेती हूँ, इनसे पूछती हूँ कि आखिर इतनी भी क्या इमरजेंसी हो गई है जो वो इतनी जल्दी मकान खाली करने का कह रहे हैं। शाम को मैं अहमद अंकल को कॉल करने का सोच ही रही थी जब वो खुद ही आ गए थे। मुझे देखकर वो कहने लगे कि बेटी, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, मगर क्या करूँ कि मजबूरी है। मैं अब घरेलू हालात के बारे में तुम्हें क्या बताऊँ। दरअसल मेरे बेटे और बहू की मेरी बीवी के साथ अनबन हो गई है। अब मेरी बहू का ये कहना है कि वो अब हमारे साथ नहीं रह सकती, वो अलग होना चाहती है, और यूं इस घर के अलावा मेरा कोई घर नहीं है। इसलिए सोचा कि मामले को अच्छे से निपटाकर इन लोगों को ये घर रहने के लिए दे दूं। अहमद अंकल की बात सुनकर मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ था। उनका एक ही बेटा था और अब वो भी इनसे अलग होने की बात कर रहा था। ये बात बहुत दुख की थी। अहमद अंकल बहुत अच्छे थे और उन्होंने खूब छानबीन करके अपने बेटे की शादी की थी, मगर इसके बावजूद भी इन्हें बहू अच्छी नहीं मिली थी। मैं इनकी मजबूरी समझती थी, मगर ये घर छोड़ना हमारे लिए भी आसान नहीं था। बड़ी मुश्किल से हमें इतने अच्छे लोग मिले थे और इतना अच्छा घर मिला था जिसमें हम 2 अकेली औरतें आराम से रह सकती थीं और हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी होता था। इस वजह से मैं और मेरी माँ बहुत परेशान थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है। अहमद अंकल की भी मजबूरी थी। हालांकि वो नहीं चाहते थे कि हम माँ बेटी को घर बदर करें, लेकिन इनके घर के हालात ख़राब थे और इनको अपने घर के मामलात दुरुस्त करने थे। अब मैं किराए का मकान ढूंढने लगी थी। स्कूल से वापसी होने के बाद अक्सर किसी न किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलती। स्कूल में भी मैंने बहुत सारी टीचर्स को इस बारे में कह रखा था, और आज जब मैं स्कूल में गई तो मेरी साथी टीचर सोबिया कहने लगी कि हमारे मोहल्ले में एक घर खाली मौजूद है, तुम आकर वो घर देख लो। अल्लाह करे कि तुम्हारी बात वहाँ पर बन जाए। एक तो वो स्कूल से भी नज़दीक है और दूसरा मेरा घर भी करीब ही है, हमारा आना जाना भी लगा रहेगा। सोबिया की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। सोबिया के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और हम दोनों ने एक साथ ही ये स्कूल ज्वाइन किया था, और मेरी सोबिया के अलावा ज़्यादा किसी से भी बातचीत नहीं होती थी। 3 साल से मैं इस स्कूल में नौकरी कर रही थी। ये स्कूल मैंने शौकिया तौर पर ज्वाइन किया था क्योंकि उस वक्त अब्बू ज़िंदा थे और मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं थी। जब अब्बू से बात की तो उन्होंने खुशी खुशी मुझे नौकरी करने की इजाज़त दे दी थी, मगर फिर अब्बू की नागहानी मौत के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ अकेली के कंधों पर आन पड़ी थी। फिर इसके बाद तो ये नौकरी मेरी मजबूरी ही बन गई थी।
यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, बस प्रिंसिपल की नज़रें कभी कभार बदल जाया करती थीं। जब कभी वो मुझे अकेले देखते तो वो मेरे साथ अजीब अंदाज से बात करने लगते थे। इनका देखने का अंदाज बदल जाता, ये सब देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता था, क्योंकि जब तक मेरे अब्बा जिंदा थे इनकी ज़िंदगी में कभी किसी की मेरी तरफ गलत नज़र डालने की भी जुर्रत नहीं हुई थी। और अब जब से अब्बा इस दुनिया से गए थे तो अक्सर मोहल्ले के लोग भी और दूर पार के रिश्तेदार भी मुझे देखकर नज़र फेरने लगे थे, जैसे वो मुझे बेसाइबान देखकर तरनवाला समझने लगे थे। अम्मा सही कहती थी कि अकेली औरत की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। जब भी कोई औरत बाहर कमाने के लिए निकलती है तो इसे बहुत सारी नज़रों के साथ साथ बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। ये बातें अम्मा ने तब कही थी जब मैंने नौकरी की जिद की थी, मगर अम्मा मेरी नौकरी करने की मुखालफत कर रही थी। उनका कहना था कि अब मेरी तालीम मुकम्मल हो गई है तो मुझे जल्द से जल्द शादी करके अपने घर में रुखसत कर देना चाहिए, जबकि मैं तालीम को अपने इस्तेमाल में लाना चाहती थी और इसमें अब्बा मेरे सबसे बड़े हामी थे। तब अम्मा नहीं जानती थी कि वो मेरी नौकरी की मुखालफत कर रही हैं, मगर कल को यही नौकरी ही हमारे काम आनी है और इसी ने ही हमें सहारा देना है। अब्बा के बाद तो सब लोगों ने आंखें माथे पर रख ली थी। हम लोगों को यूं अकेला छोड़ दिया था जैसे हमारे साथ इनका कोई रिश्ता नाता ना हो। अपनों की इस सर्द मोहरी से अम्मा बिल्कुल ढह सी गई थी। उनका दिल बिल्कुल टूटकर रह गया था। वो सगे बहन भाई जो कल तक अम्मा पर जान छिड़कते थे, हर छोटी बड़ी बात में इनका मशवरा लिया जाता था, अब कोई भी तकरीब हो जाती, कोई भी काम होता तो अम्मा से मशवरा करना तो दूर की बात, इन्हें बताने तक की कोई जहमत गवारा नहीं करता था। सबको इसी बात का खदशा था कि हम दोनों अकेली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी ज़रूरत के लिए उनके सामने हाथ फैला दें। जबकि मैंने अम्मा को ख़ास तौर पर इस बात की ताकीद की थी कि कुछ भी हो जाए आपने कभी भी अपने रिश्तेदारों के सामने हाथ नहीं फैलाना। मेरी अच्छी खासी तनख्वाह थी जिससे हम दोनों का गुजारा हो रहा था, मगर हमारा घर किराए का था और ये भी गनीमत था कि अहमद अंकल बहुत अच्छे थे और उन्होंने कभी हमें बेजा तंग नहीं किया था। मगर अब जब मुझे अहमद अंकल ने खाली घर करने के बारे में कह दिया तो ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कई तरह के वाक़यात सुन रखे थे जिन्हें याद कर करके मैं हौल गई थी। आज फिर घर वापस आने के बाद अम्मा को मैंने मकान के बारे में बताया तो अम्मा कहने लगी कि अल्लाह करे कि वो मकान हमें पसंद आ जाए और वो हमारे रहने के काबिल हो, इसका किराया भी मुनासिब हो। फिर खाना खाने के बाद अम्मा को मैंने कहा कि मैं वो मकान देख लेती हूँ। अम्मा कहने लगी कि ऐसे कैसे, तुम अभी स्कूल से आई हो, अभी मकान देखने के लिए चल पड़ोगी? यूं भी अभी दोपहर का वक्त है, ये आराम करने का वक्त है और तुम भी आराम करो। स्कूल से थकी हारी आ रही हो, शाम को मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी। यूं तुम्हारा अकेले जाना मुनासिब नहीं है। अम्मा को मैंने मुश्किल से कायल किया। इन्हें कहने लगी कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। यूं भी मेरे पास शाम के वक्त ट्यूशन पढ़ने बच्चे आते थे। पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत खराब थी और मैंने बच्चों को छुट्टी दे दी थी, और आज भी अगर मैं छुट्टी कर लेती तो मुझे बिला वजह इनके घर वालों की बातें सुनने को मिलती। इसी वजह से मैं चाहती थी कि मैं शाम होने से पहले पहले अपने ये सारे काम निपटा लूं, क्योंकि दिन पर लगाकर उड़ रहे थे। आधा महीना तो गुजर गया था। 1 तारीख तक हमें बहरहाल घर खाली करना था। मैं अहमद अंकल को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जब भी मकान खाली करने की बात करते तो बहुत शर्मिंदा हो जाते थे। हालांकि उनका अपना घर था, उनको हक था, मगर वो बहुत अच्छे इंसान थे। इन्हें एहसास था कि माशरा अकेली औरतों को जीने नहीं देता। न जाने अब हम कहाँ जाएं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़े हमें। जब मैं घर से बाहर निकली तो कड़कती हुई धूप ने मेरा इस्तकबाल किया था। शदीद गर्मी थी, मगर आज का काम मैं कल पर नहीं टाल सकती थी। घर से बाहर निकलते ही मेरा सामना सलमान के साथ हो गया था, जो सामने की दुकान पर खड़ा अपने दोस्तों के साथ पान खा रहा था। हमेशा की तरह मुझे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई थी। मुझे इसे देख के सख्त नागवारी का एहसास हुआ। मैंने उसे देख के नजरों का जाविया बदल लिया। वो भी मुझे देखकर चौंक गया था कि मैं भला इस वक्त कहाँ जा रही थी। तभी मैंने इसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा, मगर मैं इसे नजरअंदाज करते हुए रोड पर आ गई थी। यूं भी मैं इसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी। वो मोहल्ले का आवारा तरीन लड़का था। मोहल्ले के तमाम लोग ही इससे घबराते थे।
शरीफ लड़कियां उसे देखकर अपना रास्ता बदल लिया करती थीं, और ऐसे में मेरी जैसी लड़की जिस पर बाप का साया तक नहीं था, तो वो इसके साय से भी भागती थी। फिर रोड पर ही मुझे एक रिक्शा मिल गया था। उसे मैंने अपना पता समझाया तो वो मुझे लेकर मेरी मंजिल की तरफ चल पड़ा। इस रिक्शे में एक और लड़का भी मौजूद था। वो दोनों नौजवान थे और शक्ल से वो शरीफ ही मालूम हो रहे थे। मैंने उनके हुलिये पर ज्यादा गौर फिक्र नहीं किया। यूं भी मैं इस वक्त अपने ख्यालों में उलझी हुई थी। ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अगर वो मकान भी मुझे पसंद नहीं आया या इसका किराया थोड़ा ज्यादा हुआ तो मुझे कोई और मकान देखना पड़ेगा। यूं भी मैं इन दिनों मकान की तलाश की वजह से बुरी तरह से ख्वार हो रही थी। जब भी मेरी भटकती हुई नज़र सामने पड़ी, मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे इस मोटर बाइक पर सलमान सवार था, मगर चूंकि इसके सर पर हेलमेट था जिसकी वजह से चेहरा गैर वाज़ेह था। उसे देखकर मेरे वजूद में फिर से नागवारी की शदीद लहर दौड़ गई थी और मैंने अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया था। मगर ये देखकर मैं चौंक गई कि रिक्शा मेरे बताए हुए रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते पर चल पड़ा था। मैंने रिक्शे वाले की तरफ देखा और उसे तवज्जो दिलाई तो वो कहने लगा कि दरअसल रोड बंद हो गई है और तमाम गाड़ियां, रिक्शे इसी रोड से जा रही हैं। ये शॉर्टकट रास्ता है, हम 10 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। मुझे अब अजीब सी घबराहट का एहसास हो रहा था कि अगर उसने मुझे कहीं और पहुंचा दिया तो क्या होगा। मगर मेरी घबराहट देखकर वो कहने लगा कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आपको मैं खैरियत से आपकी मंजिल पर पहुंचाऊंगा। अगर ये रास्ता बंद ना होता तो हम लोग इसी रास्ते से जा सकते थे। उसने कुछ इस अंदाज से मुझे इत्मीनान दिलाया कि मैं खामोश हो गई और सोचने लगी कि देखने में ये शरीफ लोग ही मालूम होते हैं, उन्होंने भला मेरे साथ क्या करना है। कई बार ऐसा हुआ था कि मैं रिक्शे में सवार होकर सफ़र कर चुकी थी और आज तक मेरे साथ ऐसा कभी हादसा नहीं हुआ था। जब भी मेरा जहन भी इस तरफ से हट गया था। होश तो मुझे तब आया जब वो रिक्शा एक टूटी फूटी इमारत के पास जाकर रुका। अब मैं कदरे चौंक कर इधर उधर देखने लगी थी। ये एक वीरान सी जगह थी और यहाँ पर एक टूटी फूटी सी इमारत बनी हुई थी जो कि किसी ज़माने में शायद एक पेट्रोल पंप था, मगर अब ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल हो चुका था। यहाँ पर लोग बिल्कुल भी आते जाते नहीं थे। मैं इस लड़के से कहने लगी कि तुमने यहाँ पर रिक्शा क्यों रोक दिया। अब उसका अंदाज, नज़र, सब कुछ बदल गया था। वो मुझे उखड़े हुए लहजे में कहने लगा कि फौरन से नीचे उतरो। इसके अंदाज देखकर मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि मैं किसी मुसीबत में मुब्तला होने वाली थी। तभी मैं फौरन से रिक्शा से उतरकर एक तरफ भागने लगी थी, मगर बेसूद। इन लोगों ने फौरन ही मुझे आ लिया और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए इस मकान में ले जाने लगे थे। मैं बुरी तरह से शोर मचाने लगी थी। इस जंगल में मेरी आवाज़ गूंजने लगी थी। तभी एक लड़के ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे खामोश करवा दिया और कहने लगा, फजूल का चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए कोई हीरो नहीं आने वाला और ना ही तुम आज हमारे चुंगल से बचकर जा सकती हो। इसलिए जैसा जैसा हम कहते हैं चुपचाप वैसा करती जाओ। मेरी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई थी। अम्मी ने मुझे कहा भी था कि इस वक्त तुम आते जाओ, शाम को मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मगर मैंने अम्मी की बात को नज़रअंदाज कर दिया। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी थी और मैं इतने बड़े खतरे से दो चार हो गई थी। मैं अपना बचाव करने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर बेसूद। इन लोगों ने मेरी तमाम मज़ाहमतों को तोड़ दिया और इससे पहले कि वो लोग हद से बढ़ते, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा शख्स आ गया। वो इन दोनों को देखकर कहने लगा कि कौन है ये लड़की और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। एक पल को वो दोनों घबरा गए थे, मगर मैं मुतमईन हो गई थी कि ये बूढ़ा मुझे इनसे बचा लेगा। मगर अगला लम्हा ही निहायत ही हैरान कुन था। अचानक से एक लड़के ने अपना पिस्टल निकाल लिया और कहने लगा, तुम जो कोई भी हो, जाओ यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। मगर वो बूढ़ा खबासत से हंस पड़ा और कहने लगा कि जो कुछ तुम कर रहे हो इस सब में अगर मुझे भी शामिल कर लो तो इसमें तुम्हारा क्या जाएगा। तुम लोगों का तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। वो लड़के इससे कहने लगे कि ठीक है, मगर अभी तुम यहाँ से बाहर जाओ। मगर वो भी एक ढीठ शख्स था। ऐसे लग रहा था जैसे वो इन्हें अपनी बातों में उलझा कर रखना चाहता है। वो कहने लगा कि तुम लोग अपना शौक बाद में पूरा कर लेना, अभी इस लड़की को मेरे हवाले कर दो।
अब इन दोनों लड़कों की फजूल सी बहस से उकताहट होने लगी थी। वो आपस में बहस कर रहे थे, तभी मैंने भी इस पल का भरपूर फायदा उठाया। मुझसे कुछ ही फासले पर लकड़ी के फट्टे पड़े हुए थे और कच्ची मिट्टी का ढेर था। मैंने फिर एक ही लम्हा लगाया था सोचने में। मैंने यकदम इस मिट्टी को इन दोनों की आंखों में झोंक दिया और इन पर वो लकड़ी के फट्टे फेंकते हुए फौरन वहां से बाहर की तरफ भाग गई थी। वो दोनों लड़के चीखने चिल्लाने लगे, वो भी मेरे पीछे भागने लगे। तब ही मेरा दुपट्टा दरवाजे की चौखट में फंस गया था, मगर मैंने इसकी परवाह नहीं की। वैसे भी इस वक्त मेरे सर पर अपनी जान और इज्जत बचाने की धुन सवार थी। आंखों के सामने अखबारों में छपी हुई इन लड़कियों की तस्वीरें घूमने लगी थी, जिनको बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। मुझे लगने लगा था कि कल की किसी अखबार में ऐसी ही शाह सुर्खी के साथ मेरी भी तस्वीर छप चुकी होगी और मेरी माँ भी मेरे लिए इस कदर बुरी तरह से रो रही होगी। इससे पहले कि वो लोग मुझ तक पहुंचते, तभी वहां पर पुलिस भी आ गई थी। पुलिस को अपने सामने देखकर मेरी जान में जान आई थी। इनके साथ एक बाइक पर सलमान भी सवार था। वो तेजी से मेरी तरफ लपका, मुझे कहने लगा, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इसने जमीन पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठाकर मुझे उड़ा दिया और फिर वो खूनख्वार नजरों से इन लड़कों को देखने लगा जो मुझे वहां पर लेकर आए थे। तभी एक आवाज सुनाई दी, सर आप मैडम को ले जाएं अभी यहाँ से। अभी यहाँ पर मीडिया वाले आ जाएंगे। और ये बात इस बूढ़े शख्स ने कही थी जो अभी वहां पर मौजूद था। उसे मैंने हैरत से देखा और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि इसने सलमान को सर क्यों कहकर मुखातिब किया था। और फिर सलमान मुझे घर में छोड़कर गया, मगर जाते जाते मुझे गुस्से से कहने लगा कि तुम्हें दोपहर को अकेले मुंह उठाकर अनजान जगह पर जाने की क्या जरूरत थी। मैं इस तरफ काम से जा रहा था। वो तो शुक्र है कि मैंने रिक्शे को दूसरे रास्ते पर डालते हुए देख लिया। तभी मैंने पुलिस को कॉल कर दी और खुद भी तुम्हारे पीछे चल पड़ा। तुम अपनी अम्मी को साथ लेकर जा सकती थी। जानती हो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो खालाजान के दिल पर क्या गुजरती। इसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। उसे कहने लगी कि मैं मकान देखने के लिए गई थी क्योंकि अहमद अंकल ने हमें ये घर खाली करने को कह दिया है। उसने मुझे हैरत से देखा और फिर कहने लगा कि तुमने मुझे हमेशा गैर समझा है। अगर मुझे ये बात बता देती तो मैं खुद तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जगह पर घर देख लेता, मगर अब तुम्हें इस काम के लिए घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें मकान ढूंढ दूंगा। मैंने उसे हमेशा आवारा और अवाज समझा था, मगर आज जिस तरह से उसने मुझे बचाया था, मेरे सर पर इज्जत की चादर उड़ाई थी, मेरे दिल में इसकी इज्जत बढ़ गई थी। इसने मुझे खास तौर पर इस बात की ताकीद की थी कि मैं ये बात अम्मा को या किसी और को भी बिल्कुल ना बताऊं। ख्वाह मख्वाह में अम्मा परेशान हो जाएंगी, और मैंने भी अम्मा को ये बात पता नहीं लगने दी। कुछ दिन के बाद ही अहमद अंकल दोबारा घर आए और कहने लगे कि उनकी अपनी बहू के साथ सुलह हो गई है और अब हम जब तक चाहें इस घर में रह सकते हैं। ये सुनकर मैंने और अम्मी ने खुदा का शुक्र अदा किया था। अब जिंदगी मामूल पर शुरू हो चुकी थी। आजकल मुझे सलमान कहीं भी नजर नहीं आता था। मैं शायद लाशऊरी तौर पर उसकी मुंतजिर रहने लगी थी। फिर कुछ ही दिन गुजरे थे। जब इस दिन मैं घर आई तो घर में कुछ मेहमान खवातीन मौजूद थीं, जिन्होंने मुझे देखकर खुद से लिपटा लिया और इनके प्यार करने का अंदाज बहुत ही वालहाना था। उनके जाने के बाद जब अम्मी से मैंने इस बारे में पूछा तो अम्मी मुस्कुरा दी और कहने लगी कि तुम्हें हर बात जानने की बहुत जल्दी होती है, सब्र कर जाओ। पहले तुम कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें इन लोगों के बारे में बताऊंगी। ये कौन है और यहाँ पर किस नीयत से आए थे। अम्मी के चेहरे से खुशी छलक रही थी। मैं उनसे ये बात जानने के लिए बेकरार हो रही थी। जल्दी जल्दी मैंने खाना ख़त्म किया तो अम्मी ने बताया कि ये सलमान की बहनें और वालदा थीं जो मेरे लिए सलमान का रिश्ता लेने आई हैं। अम्मी की बात सुनकर मुझे सख्त ताज्जुब का एहसास हुआ। अम्मी को वो कहने लगी कि मगर वो तो इकलौता है और इसका तो घर बार नहीं है। वो यहाँ पर कितने टाइम से रह रहा है। सब जानते हैं कि वो एक आवारा शख्स है, तो आपने इसकी माँ बहनों को घर में घुसने क्यों दिया। अम्मा कहने लगी कि वो दरअसल ऐसा नहीं है जैसा नजर आता है। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। ये सुनकर मुझे फिर से गुस्सा आने लगा। अम्मा को मैंने कहा कि माना कि उसने मेरी मदद की है, मैं मुश्किल में थी, मगर उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ शादी ही कर लूं। तभी मैंने अम्मा को वो बात बता दी जो आज तक अम्मा को नहीं बताई थी। ये सुनकर अम्मा का मुंह खुले का खुला रह गया। फिर कहने लगी कि तुम्हें खुद अंदाजा हो जाना चाहिए था कि वो कितना अच्छा शख्स है।
बजाय इसके कि वो तुम्हारी इस बात का फ़ायदा उठाता, तुम्हें मोहल्ले भर में बदनाम कर देता, बल्कि उसने तुम्हें हिफाजत से घर में छोड़ा और ऊपर से वो तुम्हें अपना भी बना रहा है। बात अम्मा की भी सही थी, मगर मैं किसी ऐसे शख्स से शादी करना चाहती थी जो बाइज्जत तरीके से माशरे में रोज़गार कमा रहा हो, और सलमान तो इंतहाई आवारा तरीन लड़का था, जिसको मैं जब भी देखती वो गली में ही खड़ा रहता था। अम्मा को ये बात बताई तो वो कहने लगी कि वो खुफिया पुलिस के महकमे से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो गलत कामों में मुलव्विस थे, जो असलहा मनशियात की खरीदो फरोख्त करते थे। बज़ाहिर वो शरीफ लोग थे, मगर इसी मोहल्ले में रहते थे ताकि किसी को इन पर शक ना हो। चूँकि सलमान को इन लोगों पर शक था, इसीलिए वो इन पर नज़र रखने के लिए ये रूप अपनाकर इस मोहल्ले में रह रहा था। और अब जब वो लोग पकड़े गए हैं, उनका जुर्म भी साबित हो चुका है, तो सलमान को अब फिर यहाँ पर रहकर ये रूप अपनाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वो अब यहाँ से जा चुका है, अपने घर में रह रहा है, और अब जब इसका काम हो गया है तो तभी उसने अपना ये चेहरा हम लोगों पर जाहिर किया है। मगर उसकी माँ और बहनों ने मुझसे इस बात का वादा लिया है कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं अम्मी की बातें सुनकर हैरान रह गई। मेरे तो वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि सलमान की ये हकीकत है। मुझे तो हमेशा वो उबाश किस्म का लड़का लगता था। अब मैं सोच में पड़ चुकी थी। अम्मा ने मुझे सोचने की मोहलत दे दी थी, और फिर मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो शख्स मेरे हक में बेहतर था, जिसने ना तो तन्हाई का फ़ायदा उठाया और ना ही इस बात पर बुनियाद बनाकर मुझे गलत करार दिया, बल्कि मेरे सर पर इज्जत की चादर उड़ाने के लिए भी तैयार है। वरना इसकी जगह कोई और लड़का होता तो सारे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर देता, और शायद कोई मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार ना होता। अम्मा की बातें सच थीं, और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अम्मा इस रिश्ते से खुश हैं और वो चाहती हैं कि मैं सलमान से शादी करूं, और अम्मी की खुशी में ही मेरी खुशी है। अगले दिन जब मैंने अम्मा को अपना फैसला सुनाया तो वो भी ये सुनकर हल्की फुल्की हो गई और मुझे कहने लगी कि मैं भी दिल से यही चाहती थी कि तुम सलमान के साथ शादी कर लो। फिर सलमान से मैंने फ़ोन पर बात की। उसे कहा कि मैं शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती हूँ, क्योंकि अपनी माँ की जिम्मेदारी मैं खुद उठाना चाहती हूँ। और उसकी ये बात सुनकर मैं सरशार हो गई जब वो कहने लगा कि मेरी तरफ से तुम पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। तुम जो चाहो, जैसे चाहो, तुम चाहो तो तुम्हारी वालदा हमारे साथ रह सकती हैं। वो मेरी माँ जैसी हैं, मैं भी उनकी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। सलमान की बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। उसके घर वाले भी बहुत अच्छे थे, और शादी करके मैं सलमान के साथ रुखसत हो गई। अम्मी ने आने से मना किया, मगर कुछ रोज़ बाद ज़बरदस्ती सलमान अम्मी को अपने घर ले आया। उसके घर वालों ने बड़ा दिल किया और खुशी खुशी अम्मी को अपने घर में रखा। वक्त में बताया कि मेरा फ़ैसला किस कदर दुरुस्त है। मैं अपने रब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे सलमान जैसा जवान साथी दिया, जिसके साथ रहकर मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था।